शिक्षार्थी, आपका स्वागत है। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक था पेड़ और एक था ठूठ पाठ पर आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जिसमें जीवन के समन्वयवादी दृष्टिकोण को एक प्रश्नोत्तर की शैली में अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। प्रभाकर जी ने बेहतरीन रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज तथा ललित निबंधों की रचना की। आपकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे इत्यादि। इन्हीं रचनाओं में स्व के अनुभव के साथ साथ तटस्थ दृष्टिकोण भी दृष्टिगत होता है। आत्मीयता और सहजता के कारण रचनाएं प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुई हैं। एक था पेड़ एक था ठूंठ निबंध में भी ये सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं। यह निबंध जीवन मूल्यों की स्थापना करता है और यह संदेश देता है कि हमें जीवन में समन्वयवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और समयानुसार हमें झुकना चाहिए और दृढ़ भी होना चाहिए। इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने एक बांज के हरे भरे पेड़ और एक ठूठ पेड़ को केंद्र में रखा है और एक एक प्रश्न को उसने उठाया है और उदाहरण के माध्यम से उत्तर देने की भी कोशिश की है। निबंध विधा की यह खूबी होती है कि उसमें विचारों की उड़ान होती है और निबंधकार स्वतंत्र चिंतन करता है और अलग अलग पद्धतियों को अपनाते हुए विचारों को पेश करता है। आइए सबसे पहले इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। पहली बात है कि एक बांज के पेड़ के माध्यम से जीवन में स्थिरता कैसे लाई जाए, इस पर चर्चा की गई है। इस निबंध में लेखक ने एक सुंदर पहाड़ी पर रुकने और वहाँ एक मकान से बांज के वृक्ष को देखकर अपनी अनुभूतियाँ व्यक्त की हैं। इस वृक्ष की हरियाली तथा उसका झूमना बेहद आकर्षित करता है। दूसरी ओर एक ठूंठ पर दृष्टि जाती है जो निर्जीव सा खड़ा है, न हिलता है न झुकता है। शिक्षार्थियों, हिलने और झुकने से तात्पर्य है कि परिस्थितियों के साथ तालमेल। हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं। यदि वह उनमें सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़े तो जीवन आसान हो जाएगा। कुछ परिस्थितियों में हिलने झुकने वाले तो कुछ में स्थिर रहने वाले हालात होते हैं, इसलिए हमें उनके अनुसार तालमेल बिठाना चाहिए। इसका रास्ता है कि व्यवहार के स्तर पर समन्वयवादी रहें और सत्य के लिए स्थिर और दृढ़ रहें। व्यावहारिक जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और दूसरी ओर सत्य के रास्ते पर दृढ़ता से चलना चाहिए। आत्मा को हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में स्थापित जो शाश्वत मान्यताएं हैं, दृष्टिकोण हैं, विचारधाराएं हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि समय पर अड़ जाने वाला और समय पर झुक जाने वाला ही वास्तविक जीवन जीता है। दूसरी ओर जो केवल अड़ना जानता है, झुकना नहीं, वह असफल होगा। इसीलिए लेखक ने एक को जीवंत दृढ़ता का नाम दिया, जो विचारों में दृढ़ भी हो और समन्वयवादी भी रहे, और दूसरा जो अपनी बातों पर अड़ने वाला हो, वह तो निर्जीव की तरह ही कहा जा सकता है, जो कि जड़ है। आइए हम विस्तार से पाठ को समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, अर्थात निबंध के प्रारंभ में लेखक ने एक रमणीक पहाड़ी स्थान का चित्रण किया है। एक मकान में ठहरने पर लेखक खिड़की से बाहर का दृश्य देखता है और उसकी दृष्टि बांज के पेड़ पर जाती है। वह पूरी गहराई से उसका अवलोकन करता है। उस वृक्ष में हरियाली है, वह हवा के झोंके के साथ झूमता है। ऐसा लगता है कि आनंदित हो रहा है। जब लेखक उस वृक्ष को देखता है
तो उसे जीवन में भी सौंदर्य नज़र आता है, जीवन में भी मौज मस्ती का एहसास होता है और उस वृक्ष को और नज़दीक से देखने की कोशिश करता है। हमारे और आपके जीवन में भी बहुत से दृश्य सामने आते हैं, लेकिन रचनाकार की जो दृष्टि होती है वह चीज़ों को बहुत ही संवेदनशील ढंग से देखता है। यहाँ भी आप देखिए कि प्रभाकर जी ने कहा है कि जब वह वृक्ष की ओर देखते हैं तो जैसे लगता है कि बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाता है, पर हवा के हल्का पड़ते ही वह सीधा हो जाता है। तो आप देखिए कि रचनाकार की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है और उसके मन में एक एक कर कई सवाल उठते जाते हैं। साथ ही वह उस वृक्ष के पास एक ठूंठ को भी देखता है और स्वाभाविक रूप से वह दोनों की तुलना करता है और मानव जीवन में उनसे क्या शिक्षा मिलती है, क्या मूल्य प्राप्त होते हैं, उन पर भी वह अपनी टिप्पणी करता चलता है। जैसा कि अभी मुख्य बिंदुओं में बताया गया कि लेखक जीवन में समन्वयवाद और आदर्शवाद दोनों का हिमायती है, लेकिन महत्वपूर्ण तत्व है समय। अर्थात जीवन में समयानुसार या परिस्थिति के अनुसार यह निर्णय लेना होता है कि कब कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ लेखक ने रावण और हिरण्यकश्यप जैसे पौराणिक पात्रों का उदाहरण पेश किया है, तो दूसरी ओर हिटलर और स्टालिन का भी उल्लेख करता है। इसका कारण है कि इनका जिद्दीपन या अड़ियलपन जो स्वभाव है वह परिणाम के रूप में हार को ही सामने लाता है। इस पाठ में विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु पर अगर हम गौर करते हैं तो इसमें लेखक ने जीवन की व्यावहारिकता को बहुत ही विस्तार से बताया है, क्योंकि रचनाकार का स्पष्ट मत है कि यदि सलीके से जीवन बिताना है तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना होगा और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। इसी प्रकार कभी दूसरों की बातों को मानना होगा और कभी अपनी बातों से दूसरों को सहमत करना होगा। इसके अलावा किसी को कुछ देना भी होगा और दूसरों से कुछ लेना भी होगा, और इन सबके समन्वय से जीवन की परिस्थितियों से तालमेल हो जाएगा। आप देखिए कि लेखक ने जीने का एक बड़ा ही सकारात्मक रूप प्रस्तुत किया है और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में अनेक स्थितियां आती हैं और हमें सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। दूसरी विपरीत स्थिति का उल्लेख भी लेखक ने किया है और यह संकेत किया है कि जो अहंकारी है और मनमानी व्यवहार करता है उसे समाज से मान्यता नहीं मिलती है, अलग कर दिया जाता है उसे और अस्वीकार भी कर दिया जाता है। उन्होंने कुदाल और कुल्हाड़ी के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया है। जैसे कुल्हाड़ी काटने और कुदाल जड़ से उखाड़ने के काम आता है, उसी तरह से जो लोग समन्वयवादी नहीं होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उपसंहार पे। तो यहाँ लेखक ने निष्कर्ष के रूप में 3 बातों पर जोर दिया है। पहला कि मनुष्य को परिस्थितियों से समझौता करना चाहिए, परंतु एक सीमा तक, अर्थात टूट जाने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सत्य का मार्ग है, आदर्श का मार्ग है, उस पर दृढ़ रहना चाहिए। जैसे प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, शांति, सद्भाव आदि ये जो गुण हैं उनको हमेशा महत्व देना चाहिए। तीसरी बात, समुचित स्थान पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी परीक्षा निकट आ गई है तो आपको अन्य स्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, बशर्ते कई काम बाधित भी हो जाते हों। इस प्रकार आपके सामने जो भी लक्ष्य होगा उस पर निगाह होनी चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। यदि हम निबंध की भाषा को देखते हैं
तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। लेखक ने अत्यंत गंभीर विषय को सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। वह एक प्रश्न उठाता है और उसके उत्तर ढूंढता है। साथ ही प्रश्नोत्तर शैली की वजह से भाषा आकर्षक बन गई है और वह हमेशा मनोरंजन भी बनाए रखती है। प्रश्नोत्तर में विचारों का सिलसिला चलता रहता है। साथ ही जगह जगह काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग मिलता है। जैसे पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता है कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। यहाँ उपमा अलंकार की छटा है। इसमें नवीन शब्दावली के भी प्रयोग मिलते हैं, जैसे अधिनायकता, डिक्टेटरी इत्यादि। लेखक ने भाषा में प्रवाह लाने के लिए उदाहरण शैली भी अपनाई है। अपनी बात कहते कहते पौराणिक या विदेशी परंपरा का भी उल्लेख किया है, जैसे रावण, हिटलर आदि का जिक्र आया है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य भाषा का कौशल भी विकसित करना है, और इसके लिए इस पाठ में हमने एक निपात शब्द को स्पष्ट करने की कोशिश की है। व्याकरण में निपात का अर्थ होता है कि जब कुछ अलग शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ को विशेष बल देते हैं तो उसे निपात कहते हैं। आम जीवन में भी हम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं सामने ही दिख रही थी सड़क, यहाँ ही शब्द है, उस पर बल दिया जा रहा है। इसी तरह तुम नहीं आओगे या तुम आओगे ना, यहाँ नहीं और न का जो प्रयोग है उससे अर्थ भंगिमाएं बदल जाती हैं। इस प्रकार शिक्षार्थी, हमने एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ पर विस्तार से चर्चा की। इसके भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की विशेषताओं को समझने की भी चेष्टा की। वास्तव में यह एक ललित निबंध के रूप में प्रस्तुत है और चिंतन का एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मनुष्य जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, इसकी स्थापना के लिए दो तरह के वृक्षों का उदाहरण पेश किया गया है और अंत में समन्वयवादी दृष्टि की स्थापना की गई है। आप इस पाठ को पुनः पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर भी हल करें तो विषय आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।